सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने मेरे पति के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए कहा, इन्हें तुरंत शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमारी सहूलियत के लिए उन्होंने डॉक्टर अविनाश के नाम एक पत्र भी लिख दिया था। डॉक्टर अविनाश का क्लिनिक दिल्ली में था। बड़े भैया भी दिल्ली ही में रहते हैं, तो मैंने फ़ोन पर बात की और पूछा, भैया क्या हम कुछ दिन आपके पास रह सकते हैं? वे हंसकर बोले, अरे अपना ही घर है, इसमें पूछने की क्या जरूरत। फिर ना जाने क्या क्या कहा। मैं सोच में पड़ गई। इसके बाद हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना लिया। यद्यपि मैं जेठानी जी को सही रूप से पहचानती थी, पर ये तो कहते नहीं थकते थे, दिल्ली वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी हैं। तुम तो बेवजह उन पर शक करती हो। फिर भी मैंने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था कि जो भी होगा उसका सामना करूंगी। हम दोनों लगभग 2 बजे दिन में दिल्ली पहुंचे। स्टेशन से घर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद ये आराम करते करते सो गए और मैं बर्तन झाड़ू में व्यस्त हो गई। सफ़र की थकान से मेरा भी सिर दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा अगर अब नहीं किया तो भाभी को बोलने का मौका मिल जाएगा। रसोई में लग गई। शाम को 7 बजे अस्पताल जाकर चेकअप कराना था, ये बात मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। मैंने 1 घंटा पहले ही जरूरी कागजात और डॉक्टर के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया। चूंकि पहला दिन था और अनजाने जगह जाना था, इसलिए हम 1 घंटा पहले ही घर से निकल गए। शुक्र था कि डॉक्टर अविनाश का क्लिनिक हमें आसानी से मिल गया। मैंने दवाई का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी। इसे देखकर उन्होंने कहा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, 15-20 दिनों के इलाज से देखें, संभावना है कि ठीक हो जाएंगे। वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर डरने की कोई बात नहीं। सुबह शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज कराएं। एक दुकान से केक, बिस्कुट और कुछ फल खरीदे, फिर घर के लिए चल दिए। मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखकर जेठानी जी बोली, इस तरह फिजूल खर्ची मत करो देवरानी। घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुजिया भी है, फिर इन्हें खरीदने की क्या जरूरत। उनकी बात काटते हुए मैंने कहा, शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएंगे नहीं, इसलिए केक बिस्कुट ले लिए हैं। ठीक है, कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। भैया ऑफिस से आ गए थे। हम दोनों को देखकर भैया और बच्चे खिल उठे। हम लोगों ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने हम लोगों के। भाभी बैठे बैठे पालक काट रही थीं। मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भाभी से कहा, आप आराम कर लीजिए, रसोई में संभाल लूंगी। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें सैर कराने ले गई। जैसा भैया ने बताया था, लेन पार करते ही पार्क दिखाई दिया। यहाँ ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक महिला ने हमें उठाया और बोली, चलिए बहन, उठिए। आप घूमने आए हैं या बैठने? हम लोग उनके साथ थोड़ी देर तक घूमे, फिर वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम रूपाली बताया। उनकी बेटी प्रतिभा 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया तथा उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, ये वही बोली, दूसरे विवाह के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पति की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नज़र से देखते थे। वे अपने आप को अस्तित्व विहीन सा समझ रही थीं। मेरे पति ने उन्हें समझाया, देखिए रूपाली जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है। वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी। हम लोग घर वापस आए तो भाभी अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। भैया उस समय मंजन कर रहे थे। मैं फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद मैं उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे, चाची आ गई और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और भाभी का हालचाल लेने उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थीं। मुझे देखते ही थोड़ी संकुचित सी हो गईं और बोली, आओ आओ, जरा शरीर भारी हो रहा है।
डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है क्योंकि बीपी बढ़ गया है। अरे भाभी, आप भी कैसा संकोच कर रही हैं? मैं हूं ना, निश्चिंत रहिए। मैंने शब्दों को भारी करके कहा, जैसे कह रही हूं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहे। अब मैं थकती नहीं हूं। सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया है। डॉक्टर अभिनाश के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध, ब्रेड आदि ले आना। उन सब में खर्च इलाज से भी ज्यादा हो रहा है। मुझे चिंता इस बात की है कि अब पैसे भी गिन गिन कर ही बचे हैं और दवाखाने का बिल चुकाना बाकी है। इन्हीं तनावों से घिरी होने के कारण आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कपड़े बदलते समय रुपयों का पर्स वहीं कमरे में ही छूट गया। और जो छूट गया, सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों का पर्स उठाना भूल गई। यद्यपि मुझे याद आया तो मैं वह पर्स लेने भागी। मेरे कपड़े तो वैसे ही पड़े थे, पर वह पर्स नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। ये ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन देख रहे थे, पर उस समय मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। टहलने के लिए जब बाहर निकले तो मुझे गुमसुम देखकर इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैं चुप रही, कैसे कहूँ? समझ में नहीं आ रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि इन्होंने संभाल लिया और समझाने के लहजे में बोले, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम करो। मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे, क्या हुआ? सचमुच तुम बहुत थक गई हो। मेरी देखभाल के साथ साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? चलो, वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर मैंने सारी बात इन्हें बता दी। ये बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वह हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें। भैया से उधार मांगने पर वे पूछेंगे कि तुम तैयारी से क्यों नहीं आए, और यदि सही बात बताई तो बात का बतंगड़ बनेगा। फिर यह चुप हो गए। गहरी चिंता की रेखाएं इनके चेहरे से साफ झलक रही थीं। उन्होंने मुझे धैर्य तो दिया, पर स्वयं विचलित हो गए। रूपाली जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गईं। हम लोगों ने झिझकते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई और मदद करने के लिए कहा। वे कुछ देर खामोश सोचती रहीं, फिर बोली, मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी तो नहीं कर सकती। आप अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दें। जब 3 माह बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे, तब पैसे देकर अपनी चीज़ वापस ले जाना। हाँ, इन पैसों का मैं कोई ब्याज नहीं लूंगी। मरता क्या ना करता। हम लोग तैयार हो गए। मेरे गले में 2 तोले की चेन थी, उसे देकर रुपया उधार लेना तय हो गया। रूपाली जी अपने घर गईं और 80,000 लाकर मेरी हथेली पर रख दिए। मैंने उनका उपकार माना और सोने की चेन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद इनकी आंखों में उदासीनता गहरा गई। मुझे भला बुरा कहते, डांटते, मेरी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होती तो शायद इनका मन हल्का हो जाता। पर भाई के संरक्षण में ये धोखा इन्हें पच नहीं रहा था। घर जाकर मैंने रात को इन्हें समझाया, समझ लो, चेन कहीं गिर गई या रुपयों का पुलिंदा कहीं बाहर ही खो गया। इस तरह मन उदास करोगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब ये गलती मुझसे हुई है तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। रूपाली जी उसी तरह मिलती, बातें करती, हंसाती रहीं। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया, कल डॉक्टर ने एक्सरे लेने को कहा है। रिपोर्ट ठीक रही तो 5वें दिन छुट्टी मिल जाएगी। रूपाली जी को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। बोली, आज से 5वें दिन तो मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन, बर्थडे, उनका इस तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन 15 तारीख है ना, आप लोगों को मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। फिर गंभीरता से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, पति की मृत्यु के बाद पहली बार मेरे मुंह से जन्मदिन की तारीख निकली है, 15 तारीख। मैं चौंक पड़ी। अरे, उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है। रूपाली जी खुशी से खिल उठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही
तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हंसते हुए इन्होंने कहा, मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा, इसी बहाने आप लोग हमारे घर तो आएंगे। मैंने इनकी ओर देखा तो ये बोले, ठीक है। फिर बात तय हो गई। रूपाली जी खिल उठी। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन जाग उठा था। अच्छा संबंध बने तो मनुष्य अपने दुख भूलने लगता है। हम लोग भी खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार हड्डी में पहले जितना झुकाव था अब उससे कम था। डॉक्टर का कहना था, अगर ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। इन्हीं 2 उपायों से अपने आप को ठीक से दुरुस्त करना होगा। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टल गया था। डॉक्टर ने दवाएं लिख दी। 3 माह बाद एक्सरे द्वारा जांच करानी थी। डॉक्टर का कहना था, हड्डी को झुकने से बचाना है। मैंने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। कुछ दवाएं खरीदी और फिर वहीं एक नज़दीकी दुकान से रूपाली जी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा भी खरीद लिया। फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर हम घर आ गए। इन्होंने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कहा, कल सुबह लौटने की सोच रहा हूँ। भाभी पहले तो तटस्थ बैठी रहीं, फिर चौंककर बोली, अरे चली जाना, पर 2-4 दिन और रुक लो ना। फिर अफसोस जाहिर करते हुए बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा प्रियंका। तुम ना होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय पर नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं ना, मुसीबत चारों तरफ से आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में किया। मेरी आवाज में हल्की चिड़चिड़ाहट थी। शाम को हम लोग रूपाली जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर, और उनकी बेटी प्रतिभा बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर। देखते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। मैंने तो उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके माथे पर एक चुंबन जड़ दिया। इन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। मैंने मिठाई का डब्बा प्रतिभा को दिया और साड़ी का पैकेट रूपाली जी के हाथ में थमा दिया। टेबल पर भोजन सजा था। हंसी मजाक के बीच हम सब भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज स्वादिष्ट बनी थी। हम औपचारिकताओं को भूलकर आपसे तुम पर आ गए थे। प्रतिभा की उम्र के मेरे भी बच्चे थे। इन्होंने वीडियो कॉल लगाया और प्रतिभा को बच्चों से बात करवाने में व्यस्त हो गए। मैं रूपाली जी के साथ बालकनी में आ गई। अतीत को टटोलने के उद्देश्य से मैंने उनके पति के बारे में पूछा। रूपाली जी गंभीर हो गईं। कुछ देर चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ना खुद को, ना समाज को, ना संस्कारों को, ना दोस्तों को, ना माता पिता को। सजा खुद ही काटनी पड़ती है। फिर वह ठहर गईं, मानो कुछ सोच रही हूँ। कुछ ऐसा ही अघट घटा था मेरे साथ, जिसके लिए मैं किसी को कसूरवार नहीं मानती, मगर भूल भी नहीं पाती। वो दिन जब राकेश ने मेडिकल चेकअप करवाया था और मुझे पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती, वो उसके वंश को नहीं बढ़ा सकती। ब्याह के 7 साल बीत चुके थे। उसने ही थक हार कर राकेश से जिद की थी कि किसी बड़े शहर में बड़ी डॉक्टर से जांच करवाई जाए। डॉक्टर ने जो बात बताई वह दिल को धड़काने से कहीं ज्यादा रूपाली भी अपनी जान लेने वाली थी। रूपाली अपने आप को धिक्कारने लगी कि उसने किसी बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाने की बात क्यों सोची। वैसे तो राकेश की कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि वो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए। उसे अंदर ही अंदर डर लगता था कि कहीं उसमें ही कोई कमी ना हो। पर रूपाली की जिद के आगे झुकना पड़ा और हकीकत कुछ और ही निकली। रूपाली में ही मातृत्व क्षमता नहीं थी। बावजूद इसके रूपाली ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने अपने पति राकेश से बस इतना ही कहा था, डॉक्टरों के कहने से क्या होता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पिता बनेंगे। उस दिन के बाद से रूपाली ने सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और ना जाने कितने व्रत उपवास रखे। हर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, पर बंजर जमीन बंजर ही रही।
अब रूपाली कहाँ जाती, किससे मन्नत मांगती? अब तो सब उसकी समझ से बाहर हो चुका था। उसके हृदय में अनेक प्रकार के संशय आने लगे थे। वह हालात से लड़ते लड़ते हार रही थी। फिर एक दिन, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला था, उसी तरह का एक विचार उसके मन में आया, मैं भी बच्चा गोद ले सकती हूँ। रूपाली की बहन उपासना ने एक दिन अचानक ही कह दिया, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसे तू गोद ले ले। जन्म तो मैं दूंगी, मगर पालेगी तू। समझ ले, इस बच्चे की माँ अब तू ही है। दरअसल, रूपाली की बड़ी बहन उपासना के 2 लड़के पहले से ही थे। दोनों अभी छोटे थे, और उनके बीच का फर्क भी मात्र 2 साल का ही था। बच्चों की छोटी उम्र के कारण वह अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी। उसने अपने पति अर्जुन से कहा था कि वह नसबंदी करवा ले, मगर उसने टाल दिया था। उपासना पहले से ही 2 बच्चों के पालन में इतनी व्यस्त थी कि तीसरे बच्चे के बारे में सोचकर ही सिहर उठती थी। लेकिन जैसे ही उसने यह फैसला लिया और यह बात रूपाली से कही, रूपाली की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सच कहा जाए, उस दिन रूपाली इतनी खुश हुई कि उसे लगा ही नहीं कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। मौसम ने भी अपना रंग बदला, उस दिन खूब बारिश हुई। शाम का वक्त हो चला था। रूपाली ने मौसम का मिजाज देख पति के कंपनी से आने के पहले पकौड़े तले और चाय बनाई। राकेश की शुरू से आदत थी, जब भी बारिश होती, वे कहते, रूपाली, आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। पकौड़े हो जाएं तो मजा आ जाए। वो कितनी ही थकी मांदी हो, पर राकेश की हर खुशी का ख्याल रखती। खुशी का इजहार करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था भला। मौसम भी सुहाना और पति के मनपसंद पकौड़े। मगर एकाएक जैसे मौसम बदला, सर्द हवा चुभने लगी। मेज पर रखे पकौड़े और चटनी फीके लगने लगे। राकेश ने बच्चे गोद लेने की बात स्वीकार कर कहा था, मुझे पता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चा पराया ही कहलाएगा। वंश चलाने के लिए पितृगुण विद्यमान रहना आवश्यक है। तुम चाहो तो हमारा वंश फल सकता है। रूपाली विमूढ़ सी ताकती रह गई। कैसे? ये सवाल रूपाली ने मन ही मन खुद से किया। शायद वह सच से पूरी तरह वाकिफ ना थी, या असलियत को वह सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन राकेश ने वह सच सामने लाकर रख दिया। सच सुनते ही रूपाली को लगा, जैसे वह लहरों की मर्जी से डोलने वाला कोई छोटा सा तिनका है, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं। वह चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। दरअसल राकेश अपनी ही कंपनी की एक लड़की से शादी करके अपना बच्चा चाहता था। आखिर अपना खून तो अपना ही होता है। राकेश अपनी चाहत की भट्ठी में कई लोगों की आहुति देने को आतुर था। उसने शादी की तारीख रखी और इतना भर कहा, रूपाली, तुम इसे अगर गलत समझती हो तो गलत लगेगा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से सोचो, तो फिर सही लगने लगेगा। उस दिन के बाद से रूपाली ने सोच लिया कि वह ये घर छोड़कर अपनी बहन के शहर चली जाएगी। वह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करके अपना जीवन काट लेगी, मगर ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती, जो सौतन लाने पर आमादा हो। लेकिन इससे पहले ही राकेश ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस लड़की ने शादी के मंडप में आकर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। राकेश के जाने के बाद रूपाली दिल्ली आ गई। उसने अपनी बहन की बेटी को गोद ले लिया और उसी के साथ खुश थी। तभी पति ने आवाज लगाई, चलो प्रियंका, काफी देर हो चुकी है। रूपाली जी बोली, 3 माह बाद जब आप दोबारा आना, तब यहीं ठहरना। देखो बहन, संकोच मत करना। और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिया। जरूर जरूर आएंगे, आपके रुपए देने तो जरूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दें, और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना बहन। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा। तो रूपाली जी ने इनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन? कहा है, मैंने तो इसे निभाऊंगी भी। चाहो तो आजमा के देख लेना। तब तक मैंने पैकेट खोल दिया। एक सुनहरी डिब्बी में मेरी वाली सोने की चेन रखी थी। एक पल के लिए आंखें ठहर गईं और सारी स्थिति समझ में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी महान है ये, संकट से उबरी भी और रिश्ते के बंधन में भी बंधी। मैं उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोली, नहीं प्रियंका, नहीं।
रूपाली जी की आंखें सजल हो गईं। उनके मुंह से आगे कुछ न निकल सका। उन्होंने भरी आंखों से मुझे गले लगा लिया। कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।